बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसपी मिश्रास कॉमर्स एकेडमी में। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। ये है वीडियो नंबर 8 और इसी चैप्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये नेशनल इनकम का पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि है थियोरेटिकल। हमारा आज का भी वीडियो होगा थियोरेटिकल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एंड वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। तो बिना समय गवाते हुए लेट गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, जैसे आप जैसे आप लोगों को पता होगा, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि आप अभी 2023 में है। किस में है? 2023 में। क्या आप बता सकते हो कि 2017 में या 2016 में आप जो भी चीज परचेस कर रहे थे वो चीज उतने ही प्राइस में अवेलेबल है? लेट्स से 2016 में आप कोई पेन हो, कॉपी हो, समथिंग आप परचेस कर रहे थे और ये पेन कॉपी जो आप उसी समय जिस प्राइस में परचेस कर रहे थे, आज क्या वो प्राइस है? नहीं। डेफिनेट सी है कि ये प्राइस इंक्रीज होकर जो भी होगा आज उसका इंक्रीज्ड प्राइस मिलेगा पेन का, उस समय जो भी वो प्राइस था। हर वो कमोडिटी यदि हम देखें जो हम डेली जिंदगी में यूज करते हैं, उसकी प्राइस ईयर टू ईयर इंक्रीज होती चली जाती है। उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फ्लेशंस बोलते हैं। अब हमको ये जानना है कि इस साल में जितने पैसा या कमोडिटी की प्राइस थी, इस साल में ये इंक्रीज क्यों हो गया। और हम एक चीज और भी बोलते हैं कि देश का इनकम बढ़ा या घटा। मतलब 2016 में हमारा देश प्रॉस्पेरियस था या 2023 में हमारा देश प्रॉस्पेरियस है, हम ऐसे हवा में तो नहीं बोल सकते। हमको एक आंकड़ा चाहिए जिससे हम बता पाएं कि हमारा देश डेवलप है कि नहीं है। तो देश डेवलप और नॉन डेवलप हुआ नहीं हुआ, इसको जानने के लिए, देश की इनकम को जानने के लिए हम कुछ टूल्स की यूज़ करते हैं। उसमें से जो 2 टूल है, एक है हमारा नॉमिनल जीडीपी, जब हम कैलकुलेट करते हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा हमारा है बच्चों रियल जीडीपी। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे नॉमिनल शब्द में ही हमको क्लियरली पता चल जाता है, नॉर्मल सी बात है। मतलब क्या, उतना ऑथेंटिकेशन, उतना प्योरनेस नहीं आ रही है। जब हम रियल की बात कर रहे हैं उतना ऑथेंटिकेट वर्ड हो रहा है। रियल में ऐसा हुआ था? हाँ, रियल इन द सेंस इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग, हाँ कुछ सच्चाई होगी उसमें। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। ये है आपका रियल जीडीपी, ना कि नॉमिनल जीडीपी का क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो रियल जीडीपी क्या है? रियल इस शब्द में ही हमको क्लियरली पता चल रहा है कि रियल का मतलब क्या होगा, नॉमिनल का मतलब क्या होगा। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं विथ टेकिंग एन एग्जांपल विच आपके यहाँ पे बुक आप देख रहे होंगे, इस पे गिवन है। देखते हैं 2015 में बच्चों ब्रेड थी 1000, ये है यूनिट्स, कितने ब्रेड्स प्रोड्यूस हुई थी डिफरेंट ईयर्स में। ये है प्राइस ऑफ द ब्रेड, डिफरेंट ईयर्स में ब्रेड का प्राइस क्या था। ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी, ये है हमारा रियल जीडीपी। तो देखते हैं कैसा 2015 में क्या हुआ था बच्चों। 1000 यूनिट ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस किए गए थे 10 रुपए के प्राइस से। 2016 में 1000 ब्रेड्स प्रोड्यूस हुए थे 20 रुपए के प्राइस से। और 2017 में 1200 यूनिट ऑफ ब्रेड्स हमारे भारत में प्रोड्यूस हुए थे 15 रुपए के प्राइस से। हम जीडीपी का मतलब तो आप सभी को पता होगा। हम जीडीपी किसको बोलते हैं? द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सी है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सी है, इसी वही हमारा आज का क्वेश्चन है। तो बच्चों 1000 ब्रेड जब बनाए गए, उसको हमने 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 हुआ।
इस समय हमारा भारत का इनकम कितना हुआ, हम एक ही कमोडिटी को अभी ले रहे हैं, रेस्ट ऑफ द कमोडिटी को हम लेट इट गो कर रहे हैं समझने के लिए। तो ब्रेड हमारा टोटल जीडीपी कितना हुआ, फाइनल जीडीपी जो फाइनल गुड्स का वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो हम बोलेंगे हमारा भारत कितना डेवलप्ड हो गया। फिर वही 2016 में क्या हो गया भाई, 20,000 रुपए हमारी क्या हुई, इनकम हो गई, बढ़ गया, 50% से हम इंक्रीज हो गए हुआ ना। उसके बाद यहाँ आ गया, अरे हमारी क्या हो गया, जीडीपी घट गई, जीडीपी घट गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीडीपी घट गई। मतलब हम ये तीनों को यदि कंपैरिजन करेंगे तो हम कौन से साल को बोलेंगे दैट हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थे, बोलेंगे नहीं यार 2016 बहुत अच्छा साल था, ऐसा ही सोचेंगे। अब ये सिनेरियो तो आपको समझ में आ गया, इस पे दिख रहा है कि 10,000 रुपए का इनकम था तो 2016 में बढ़ गया, 2017 में घट गया, 2017 इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साल नहीं था, हम ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम रियल जीडीपी में आ जाएंगे तो आप देखना 2015 में कितना था बच्चों, 1,000 रुपये, 1,000 की क्वांटिटी थी, 10 रुपये प्राइस थी, 10,000 की इनकम थी, मतलब टोटल जो वैल्यू थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो 10,000 थी। फिर यहाँ पे 1,000 का क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ, 10 का प्राइस, 10 का प्राइस क्यों लिया गया बच्चों, इसी 2015 की जो प्राइस थी उसी प्राइस से इसको कंसिडर किया गया। लेट्स से 2015 की प्राइस से इसको क्या किया गया, कंसिडर किया गया था, मतलब मल्टीप्लाई करके हमने 10,000 निकाला, तो सेम आ गया, कोई बढ़ा नहीं घटा नहीं। वही सेम चीज़ आ गया, 1,200 का प्रोडक्शन हुआ 2017 में और प्राइस हमने 2015 की उठा लिया, और 2015 का जब हम उठाया तो हमारा डेवलपमेंट कितना दिख रहा है, 12,000 का है। हम यदि इसको रियल जीडीपी में हम देखें तो 2015 में हमारा 10,000 रुपये का प्रोडक्शन हो रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है, 2016 में 10,000 का आ रहा है और 2017 में 12,000 आ रहा है। तो हमको दिख रहा है कि बल्ले बल्ले वाला ईयर कौन सी थी बच्चों, 2017 थी। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम गए तो हमको लगा 2016 वाला जो साल था वो बल्ले बल्ले वाली साल थी, ऐसा ही लग रहा है ना। ये गलत है। कैसे गलत है हम इसको देखते हैं, हम इसको नॉमिनल क्यों बोले, इसको रियल क्यों बोले, इसी को हमको समझना है। बच्चों देखो आपने, हमने यहाँ डेवलपमेंट देखा, प्राइस की इंक्रीज होना, प्राइस इंक्रीज हुआ जिससे प्रोडक्शन मतलब फाइनल वैल्यू इंक्रीज हो गया, फिर प्राइस डिक्रीज हो गया, फाइनल वैल्यू भी डिक्रीज हो गया। बट यहाँ प्राइस देखना तीनों जगह कांस्टेंट है, तीनों जगह क्या है बच्चों, रियल है, मतलब वही प्राइस को हमने लिया जो हमारा कांस्टेंट प्राइस है, उसी से हमने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी को, तो हमको पता चल रहा है कि ये डेवलप्ड है। वैसे यदि हम देखेंगे हमको यही तो होगा कि हम बोलेंगे आज के रेट में हम यदि कोई चीज़ को परचेज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या कि हम डेवलप्ड हो गए, नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वांटिटी, नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी क्या किया है बच्चों, उसी साल की क्वांटिटी लिया है और प्राइस भी उसी साल की लिया है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, Q1 न्यू प्राइस, Q1 न्यू क्वांटिटी, P1 न्यू प्राइस, इसको डिनोट किया जाता है। सेम हमने रियल जीडीपी के केस में क्या किया है बच्चों, क्वांटिटी लिया जरूर है Q1 उसी साल का जो प्रोडक्शन है, बट हमने प्राइस कौन सा लिया हुआ है, बेस ईयर, मतलब एक साल को, कोई भी एक ईयर को हमने क्या कर लिया, मान लिया कि बेस ईयर है, उसी के प्राइस से हम क्वांटिटी को कंपैरिजन करेंगे और बेस ईयर से हमने कैलकुलेट किया है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, रियल जीडीपी पता चल रहा है, ठीक है। और ये नॉमिनल प्राइस से हमको क्या पता चल रहा है कि उसी साल की है, मतलब टेम्पररी पीरियड्स की बात है। तो इससे हमको नॉमिनल जीडीपी दिख रहा है, जिससे हमको दिख रहा है कि 2016 बहुत अच्छा है। तो ये केस है, इससे हमको समझना होता है कि भाई रियल में हम डेवलप्ड हैं या बस नॉर्मली कहा जाए कि हम डेवलप्ड हैं। तो रियल डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे बच्चों, हम इसी को कहेंगे जहाँ पे हम प्राइस एक बेस ईयर लेते हैं, और प्राइस बेस ईयर लेंगे तो हमको एक्चुअल फिगर भी तो पता चलेगा ना बच्चों कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन के बेस में हम देश की डेवलपमेंट को जांचेंगे या प्राइस के हिसाब से हम जांचेंगे, प्राइस के हिसाब से हम कभी भी देश की डेवलपमेंट या जीडीपी को नहीं जांच सकते। तो चलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके डेफिनेशंस क्या है। आपको डेफिनेशन तो वैसे भी समझ में आ गई होगी यदि आपको क्लियरली ये समझ में आया। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर
counted on the basis of current market price of the particular years, it known as GDP at current price, या हम इसको nominal GDP भी कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, P1 मल्टीप्लाई बाई Q1, जो मैंने अभी यहाँ पे करके आपको दिखाया था। सेम व्हाट इज द रियल GDP, रियल GDP बच्चों होता है, इसको हम रियल बोलते हैं, एक बार फिर से मैं लिख दूँ, रियल GDP the total monetary value of all goods and services produced in the domestic territory of a country during a year counted on basis of base year। बेस ईयर के बेस में इसको कैलकुलेट किया जाता है, ना कि करंट ईयर। इसी साल में जो प्राइस है उसी से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने प्राइस उठाया पिछले साल की, जो भी साल को हमने बेस ईयर माना हुआ है, और क्वांटिटी उठाया इसी साल की, P0 मल्टीप्लाई बाई Q1। इससे हमको पता चल गया देश की GDP क्या है। अब आप बोलोगे सर ये बेस ईयर क्या होता है, व्हाट इज बेस ईयर। बेटा ये बेस ईयर जो होता है, ये बेस ईयर हम उस ईयर की प्राइस को कंसिडर करेंगे जिस सालों में हमारे भारत में कभी भी कोई इकोनॉमिकल डिप्रेशंस नहीं आया होगा, रिप्रेशंस नहीं आई होगी, भारत की इकोनॉमी हेल्दी होगी, उस ईयर को ही हम बेस ईयर मान के कंसिडर करेंगे। अब आप बता सकते हो कि हमारे भारत 1947 से जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारे भारत में आज तक कितने बेस ईयर थे। चलिए जानते हैं उस नए टॉपिक को कि बेस ईयर कौन सी होती है, क्यों मानते हैं बेस ईयर। हम इसी को मानते हैं, मैंने जैसे आपको बता दिया कि जिस सालों में इकोनॉमिस्ट को ये लगेगा, हमारे भारत के सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन को ये लगेगा, CSO को, कि बेस ईयर मतलब उस सालों में कोई भी इकोनॉमिकल डिप्रेशन नहीं है, प्राइस हेल्दी थी, इकोनॉमी हेल्दी थी, उस ईयर को ही हम बेस ईयर मान के चलते हैं। करंट में वैसे हम 2012 को बेस ईयर मान के चलते हैं, और सितंबर 2021 में एक कमेटी बैठी थी और वो कमेटी ने फिर से यही सोचा कि भारत का जो बेस ईयर होगा 2012 ही होगा, क्योंकि 2012 से व 2012 के बाद 2013 से 2023 हो गया, कोई ऐसा इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन ईयर नहीं मिला, इसीलिए अभी भी हम 2012 को ही बेस ईयर मान के चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों जान लेते हैं कि अभी तक हमारे भारत में कितने बेस ईयर आए और कौन कौन से बेस ईयर थे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो पहला बेस ईयर हमने जो कैलकुलेट कर रहे थे, वो बेस ईयर हमने पहला कौन सा लिया था, 1950-51, फिर लिया हमने 1960-61, फिर लिया 1970-71, फिर लिया 1980-81, फिर लिया 1993-94, फिर लिया 4-5 एंड अगेन 11-12। जैसे मैंने अभी बताया हम करंट में लेने जा रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2011-12 अभी भी हमारा बेस ईयर बना हुआ है, और सितंबर 2021 में इसी को ही रिटेन किया गया। सेम चीज़ों को हम GDP कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, हर साल 50, 60, 70, 80, फिर यहाँ ऐसा क्या हो गया कि ये 93 में हुआ, फिर ऐसे यहाँ पे क्या हो गया कि 04 में हुआ, फिर अगेन एग्जैक्टली 11 में शुरू हुआ। मतलब जिस जिस सालों में सेंसस कैलकुलेट होती है उसी उसी सालों में हम बेस ईयर उसी को ही मान के चलते हैं। ये पैटर्न हमने कंटिन्यूसली फॉलो किया है, बट बीच में 2 जगह ब्रेक थी, क्योंकि 1991 में हमारे भारत में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या किया था बच्चों, इंट्रोड्यूस किया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, LPG। ये हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में, तो इसलिए ये 1 साल डिले हो गया। अगेन 2004-5 में वो बीजेपी सरकार बीच में आई थी, 1998 से लेकर 2004 तक, उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया था बेस ईयर के ऊपर, 1993-4 के बेस ईयर को मान के चल रहे थे। फिर 2004-5 में कांग्रेस की सरकार आई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर इनने बेस ईयर ये लिया, फिर 11-12 में इन्होंने बेस ईयर, 13-14 में 2012 के बेस ईयर को लेके चले। तो सेम चीज़ अगेन पैटर्न कंटिन्यू होती चली गई। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, बस आपको जानना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये है हमारा डिफरेंस, आप जल्द से जल्द अभी समझ गए होंगे व्हाट इज़ द क्या नॉमिनल GDP, रियल GDP। आपको एग्जाम में एग्जैक्टली 4 मार्क के लिए पूछ देगा, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल GDP एंड रियल GDP, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट नॉमिनल प्राइस, नेशनल इनकम एट रियल प्राइस, ठीक है। वो सेम चीज़ आपको डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखना है। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज़ आप लिख लेना। नेक्स्ट आता है GDP डिफ्लेटर क्या है बच्चों। GDP डिफ्लेटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको अभी थोड़ी सी ध्यान से जानना है।
बच्चों जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है, एक रेशियो है। ये रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच में होता है। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बीच में रेशियो क्या है? जैसे मान के चलते हैं कि हमारे भारत का नॉमिनल जीडीपी कितना है, 4,000 रुपये नॉमिनल जीडीपी है। मैंने 40,000 लिख दिया, तो नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना है, लेट से हम 4,000 है। जब हम नॉमिनल कैलकुलेट किए हमको 4,000 मिला। अब रियल जीडीपी कितना मिल रहा है? रियल जीडीपी हमने जब कैलकुलेट किया हमको लेट से 5,000 मिला। अब 5,000 रियल मिल गया, नॉमिनल 4,000 मिल गया, तो आपका क्या रेशियो निकल के आ रहा है? मतलब बस हम देख रहे हैं कि प्राइस कितना बढ़ा है। रियल मतलब बेस ईयर के प्राइस में ले रहे हैं, नॉमिनल मतलब इसी ईयर के प्राइस से क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमको बस कितने से हमारी प्राइस बढ़ी हुई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल और रियल जीडीपी। ठीक है, वो रेशियो बस हमको बताता है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 में से। अब यहाँ 2 जीरो गया, यहाँ 2 जीरो गया, अब यहाँ गया। तो आप बताओ 50 को 40 से करें तो हमको मिल कितना गया बच्चों? 80। अब 80% का आपको क्या हो रहा है? प्राइस ग्रोथ हुआ है। ये बोला जाएगा रेशियो क्या है? 80%। मतलब हम बोलेंगे 100 में 80% का क्या हुआ है बच्चों? बढ़ावा हुआ है, प्राइस बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन है। दैट इज व्हाट जीडीपी डिफ्लेटर शोज। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाता है, वो है हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर इन द इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एज इट इज पूछा जा सकता है, तो ये एज इट इज के लिए इसको नोट करके रखो। क्या होगा? डज राइजिंग वैल्यू ऑफ जीडीपी इंडिकेट राइजिंग नेशनल वेलफेयर एज वेल। मतलब जीडीपी किसी भी कंट्री का इंक्रीज होता है तो क्या ये इंडिकेट कर देगा कि उस कंट्री का वेलफेयर भी हो रहा है? बताओ बच्चों, मुझे नहीं लगता कि जीडीपी बढ़ने से देश का भला हो जाएगा। हम बोल देंगे वी बिकम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इससे देश का भला हो जाएगा, हर गरीब का भला हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, बट इससे जरूर ये पता चलेगा देश कितना आगे गया, डेवलप हुआ, गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोडक्शन हुआ, ये जरूर पता चलेगा इन ऑल अकाउंट यदि हम करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इस पे आप देखोगे डेफिनेट सी बात है, पता नहीं चलेगा। बहुत इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलेंगे कि जीडीपी से हम वेलफेयर को कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। इसके 4 कारण हैं। क्या? एक हो गया एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगा, नेगेटिव होगा। मतलब बहुत सारे लोग कुछ काम ऐसे करते हैं जिसके लिए वो क्या होता है, डायरेक्टली किसी और को बेनिफिट नहीं होता, या बेनिफिट होता थर्ड पार्टी का कोई भी इनिशिएट हो, उससे सामने वाले को कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो मॉनेटरी वैल्यू में पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसी का एक्सटर्नलिटी का हम बात करेंगे। जैसे देखो इसमें 2 टाइप की होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है? एग्जाम्पल से आप डायरेक्टली समझ लो। एक फैक्ट्री ओनर है, उसने क्या करा, उसके फैक्ट्री के एक हाईवे से उसके फैक्ट्री तक का रोड बना दिया। उसके आजू बाजू जितने गांव होंगे वो रोड को यूज करेंगे बच्चों। अब उन लोगों ने उस रोड को यूज किया तो फैक्ट्री ओनर को कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ, उसने अपने फायदे के लिए किया, बट गांव लोगों को यूज हुआ। इसके लिए जो पैसा खर्चा हुआ, इसको हम कैसे बोल सकेंगे कि ये हमारा जीडीपी वेलफेयर हुआ? एक तरीके से पॉजिटिव हुआ, अच्छा हुआ, वेलफेयर हुआ। बट सेकंड केस में हम यदि आ जाएंगे कि फैक्ट्री ओनर क्या कर रहा है, जहाँ पे फैक्ट्री लगाया हुआ है वहाँ से जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे फैक्ट्री को प्रॉफिट जरूर हो रही है, गाँव वालों को क्या प्रॉफिट हो रही है? तो इससे हम ये एक्सटर्नलिटीज पॉइंट ये है कि जीडीपी बढ़ जाएगा, यदि फैक्ट्री ज़्यादा लगेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी, बट क्या सोसाइटी का वेलफेयर होगा? डेफिनेट सी बात है, नहीं होगा। तो ये पॉइंट को आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिखना है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको एज इट इज़ कोई मशक्कत ना करना पड़े, समझो और इसको लिखो। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आता है सेकंड वाला हमारा जो टॉपिक है। सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और राइज इन इनकम इनइक्वालिटी। हमारे भारत में आप देखना जीडीपी बढ़ गई, बट जीडीपी जो बढ़ी, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी या वैल्यूज बढ़ी, तो उस पर क्या हो गया? देश का इनकम बढ़ गया, बट देश में रहने वाला हर नागरिक का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। रिच और रिच हो गया, पुअर और पुअर हो गया। रिच ज़्यादा पुअर होने के बाद, रिच ज़्यादा रिच होने के बाद, पुअर और ज़्यादा पुअर होने के बाद, इसमें एक नया डिवाइड क्रिएट हो गया जिसको आपने बोला इकोनॉमिक डिवाइड। रिच बिकम्स मोर
रिच, पुअर बिकम मोर पुअर, रिचेस्ट पुअरेस्ट, ये चीज़ें बढ़ती चली गई। तो इससे भी हम नहीं बोल सकते कि जीडीपी से देश का भला हो रहा है, डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आता है राइज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत में पॉपुलेशन एक तरीके से मान लो बढ़ गया, बढ़ने से जीडीपी मान लो बढ़ गया। सेम प्रोपोर्शनट में दोनों यदि बढ़ते चले जाएंगे तो मुझे ये बताओ बच्चों, पर कैपिटल जीडीपी क्या होगा? पर कैपिटल जीडीपी मतलब आप समझते हो बच्चों, पर हेड जीडीपी। जीडीपी मान लो आया 100 और जनसंख्या है 10, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो पर हेड कितना आया, 10 आया। अब जीडीपी मान लो हो गया 20, लोग भी हो गए 20, तो क्या हो गया, पर हेड सेम चीज आ गई, सेम प्रोपोर्शनेट पे बढ़ रहा है। तो कहाँ से हम बोलेंगे कि लोगों का भला हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। तो जीडीपी इंक्रीज होना कभी वेलफेयर नहीं बोलेगा। नॉन मार्केट एक्टिविटीज, आपको ये पॉइंट भी बताना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं काम करे जा रहे हैं, उसके लिए उनको ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है। जैसे एफेक्शन, हॉबीज, लीजर टाइम्स, ये सब चीज़ों के लिए हम काम करते चले जा रहे हैं, इसमें कोई फायदा किसी को नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये जीडीपी जो है वो वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी हो सकता है, या इससे इंडिकेट हो पाएगा नहीं। हाँ, इकोनॉमी एज ए होल दिखाएगा कि थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है, बट इकोनॉमी के अंदर नहीं हुआ है। आपने क्लास 10th में डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, ये जरूर दिखा रहा है बट हाइडिंग डिस्पैरिटी, जो कंट्री के अंदर डिस्पैरिटी है उसको हाइड कर रहा है। ठीक है, इसके साथ आज की जो हमारी टॉपिक है बच्चों, ये जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी वेलफेयर इन द इकोनॉमी समाप्त। हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर का, जिस न्यूमेरिकल से हमको समझ में आएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ज़्यादा सोचिए मत, कॉपी पेन में सब नोट करिए, कॉपी पेन रखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और नए चैनल को सहयोग करिए। Thank you very much for being here and watching the videos.